Hello everyone, welcome to Chemistry Lifeline. So student, this is part 8 for coordination PYQ series. अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपके डिस्कस हो चुके हैं पार्ट 1 से लेकर 7 तक. ठीक है, चलिए ये भी शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 89 आप देखिए. एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर एडजस्ट किया जा सकता है. राइट, ओके, ठीक है. सो पी डी एफ सी एल बी आर आई चार्ज जो है -2 है, हैज़ अ एन नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर. ओके, then the spin only magnetic moment and crystal field stabilization energy of Fe6 charge is n-6. okay, respectively are not ignore appearing energy. okay, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है आपसे पूछी गई हैं. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि एक कंपाउंड आपको दे रखा है. ये कंपाउंड कौन सा है? तो कंपाउंड जो है ये वाला कुछ कंपाउंड है आपका. पीडी आपका सेंट्रल एटम है, ये पीडी, ये सारे लिगेंड है, सी एल बी आर, राइट, आयोडीन, राइट, और इस पे जो चार्ज है वो -2 है. क्लियर है? अब ये कहा जा रहा है कि इसके जितने भी जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है वो आप पहले बनाइए. जैसे मान लीजिए कि n जियोमेट्रिकल आइसोमर जो है आपके पॉसिबल है. ठीक है, अब ये पता नहीं है जियोमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं, ये हमको निकालना पड़ेगा. ठीक है, ये आपकी n जियोमेट्रिकल आइसोमर हो गई, राइट. जैसे ही आप n की वैल्यू आप निकालोगे तो इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि ये वाला जो कंपाउंड है, जो FeCN6 वाला जो कंपाउंड है, इस पे जो चार्ज है ना वो n-6 है. तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस वाले कंपाउंड का जो है आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है और CFSE निकालना है. अब इसमें जरूरी चीज क्या है? जरूरी चीज ये है कि जब तक यहाँ पे n की वैल्यू आपको मालूम नहीं चलेगा तब तक आप इस कंपाउंड का मैग्नेटिक नेचर या फिर CFSE आप निकाल ही नहीं सकते हो. तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू कैसे मालूम चलेगी? अब यहाँ पे जियोमेट्रिकल आइसोमर आपको बना के देखना पड़ेगा. तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और ये कंसेप्ट भी हो जाता है. ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके कंसेप्ट कवर होंगे. ठीक है, चलिए इसको तो सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम जियोमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं ना एक बार डायरेक्ट. ये तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कैसे बना रहा हूँ जियोमेट्रिकल आइसोमर, क्योंकि 1 2 3 के अंदर हमने यही तो देखा है पार्ट 1 2 3 के अंदर. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट. मैंने क्या किया कि फ्लोरीन के ट्रांस में जो है एक बार बिया रख दिया. ठीक है, एक बार मैंने सीएल रख दिया यहाँ पे. ठीक है, और एक बार मैं क्या करूंगा कि इसके ट्रांस में जो है मैं आयोडीन रख दूंगा, राइट. क्लियर है? ठीक है, अब यही तो पॉसिबिलिटी है ना, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अगर और किसी को और कोई पॉसिबिलिटी अगर आपको दिख रही है तो आप मुझे बता सकते हो. ठीक है, तो खैर और कोई पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं. ठीक है, ये तीन ही जो है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है आपकी पॉसिबल है, और यहाँ पे कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है आपकी पॉसिबल नहीं है किसी भी टाइप की, राइट. तो एन की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी. क्लियर है? ज्योमेट्रिकल आपको समझ में आ रही है ना? ज्योमेट्रिकल का मतलब कि जो सीस और ट्रांस दिखा सकता है, राइट. क्लियर है ना? तो 3 टाइप की जो है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल है. क्लियर है? अच्छा, यहाँ से एन की वैल्यू 3 आ गई. अब यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया आपका? FeCN6 3-6. सो दिस विल बी FeCN6 माइनस का 3. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से निकाला जा सकता है. तो x-6 इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू प्लस का 3. क्लियर है? अब प्लस का 3 आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है. चलिए अब निकाल सकते हैं. प्लस के 3 आने का क्या मतलब है? यहाँ पे Fe की अगर हम बात करें तो इट विल बी आर्गन 3d6 4s2, राइट. और ये +3 के अंदर है, राइट. +3 के अंदर होने का ये मतलब हो गया आपका, ओके, +3 के अंदर होने का ये मतलब है कि ये 3d5 सिस्टम रहा होगा. ठीक है, क्लियर है? और 3d5 के अंदर भी ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये साइनाइड है. तो साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो फिर पेयरिंग वेयरिंग भी होगा यहाँ पे. तो ऐसे हमें
1 2 3 4 5 ऐसे आपको रखना पड़ेगा, राइट। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगी वो किसकी वजह से आएगी, इस एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है करीब करीब आपका 1.7 के अराउंड आ रहा होगा, राइट। तो सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट से ही यहाँ पे मैच करने की कोशिश करते हैं ना यहाँ पे। तो एक ही ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, राइट। क्लियर है, दिखा आपको। तो और आपको सीएफएससी भी निकालने की यहाँ पे नीड नहीं है, ठीक है, क्लियर है। वैसे आप निकाल सकते हो, सीएफएससी भी आप निकाल के देख ही सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। निकाल दूं क्या, चलो मैं निकाल ही देता हूँ। अगर मैं सीएफएससी की बात करूँ, जस्ट अ सेकंड, अगर मैं सीएफएससी की बात करूँ यहाँ पे, तो -0.4 इंटू T2J इलेक्ट्रॉन, ये T2J इलेक्ट्रॉन ही तो है ना, और यहाँ से यहाँ तक इजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो T2J में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 5, राइट। और इजी के इलेक्ट्रॉन तो आपके 0 है, तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, -2.0 डेल्टा नॉट, राइट। तो CFSC विल बी -2.0 डेल्टा नॉट। आ ही रहा है आपको CFSC, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, राइट, ठीक है। चलिए, तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आप देखिए। अमॉन्ग द स्टेटमेंट 1 to D द इनकरेक्ट वन आर, इनकरेक्ट आपको पहचानना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट, बारी बारी से पढ़ते हैं। Octahedral CO+3 complex with strong field ligand have a very high magnetic moment। चलिए बना के चेक करना पड़ेगा। अगर हम कोबाल्ट +3 की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कोबाल्ट की पहले बात करें, तो कोबाल्ट में जो भी होता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दिस विल बी 3D7 4s2। अगर हम +3 की चर्चा करें यहाँ पे, सो इट विल बी आर्गन 3D6, राइट। और अगर ये, अब ध्यान से समझिए आप, अगर ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना जी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर हो जाएगा तो आप खुद बताइए कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। ये तो डायामैग्नेटिक दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। तो कह रहा है कि हाई मैग्नेटिक पावर होगा, वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट्स। ये तो गलत हो गया, हमें तो गलत ही निकालना था। तो ए जो है ना, सबसे पहले याद रखिए, ए तो जो है आपका इनकरेक्ट हो गया, तो ये तो आपको रखना ही है। तो जिसके अंदर ए नहीं है पहले तो उसको हटाओ, इसको काटो और इसको काटो, राइट। अब देखो ए के साथ बी दे रखा है, ए के साथ डी दे रखा है, बात समझ में आ रही है। तो बी वाला थोड़ा चेक कर लेते हैं, बी क्या है हमारे पास। तो बी वाला स्टेटमेंट आप पढ़िए आप। when pairing energy is greater than delta O, the d electron configuration of cobalt +3 in an octahedral complex is T2 ये T2Z है, ठीक है ना, Eg लिखा हुआ है, T2Z4 Eg2, राइट। ये कहा जा रहा है कि जब पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या कन्फिग्रेशन आपकी T2Z4 Eg2 होगी। तो चलिए आप देखिए, आप सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 ये मैंने ग्राउंड स्टेट में रख दी, राइट। अच्छा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि वो T2G और Eg के अंदर ब्रेकआउट होता है, सबको आपको मालूम है ये सब चीज़, राइट। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कहा जा रहा है, अच्छा ये वाला जो गैप है वो क्या है आपका, डेल्टा नॉट, राइट, ठीक है। और जो आपकी इलेक्ट्रॉन पेयर होती है वो वहाँ पे जो एनर्जी आपकी यूज होती है वो आपकी क्या होती है, पेयरिंग एनर्जी रही होती है, राइट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो पेयरिंग एनर्जी है ना वही ज़्यादा है यहाँ पे, समझ में आ रही है बात। अगर पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, ये लोग जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आपके हैं, ठीक है, T2G के अंदर, वो ऊपर Eg के अंदर जा सकते हैं ना इजीली। अब देखो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने का क्या मतलब है, पेयरिंग एनर्जी तो ज्यादा होने का यही मतलब है कि जो डेल्टा ओ का जो वैल्यू रहा होगा वो कम रहा होगा। मतलब जब डेल्टा ओ का वैल्यू कम रहा होगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना T2G से Eg के अंदर। तो आप नॉर्मली फिल करो, हाई स्पिन बनाओ, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कितने आ गए, T2G4 Eg2। तो यस, ये तो करेक्ट है ना, बिल्कुल। तो हमें तो इनकरेक्ट पहचानना था,
तो फिर बी वाला जिसके अंदर भी ना उसको काट दो इसका, है ना, बी वाला कट हो गया आपका। एक ही ऑप्शन है ए और डी, राइट। तो जो ऑप्शन सी है आपका वो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। समझ में आ रही चीजें? तो ऐसे आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। आप सी और डी भी आप चेक कर लेना, ठीक है। चलो मैं बता भी देता हूँ आपको, ठीक है। कंसेप्ट की बात है इसलिए मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाता है। लोग कमेंट करते हैं कि सर वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो रहा है, एक एक क्वेश्चन को आप काफ़ी टाइम ले रहे हो एक्सप्लेन करने में। तो ऐसा नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में टाइम लगता ही है, ठीक है। और लोग भी आपको कराते होंगे, बट वो कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं स्किप आउट करते हैं, ठीक है। तो उनका वीडियो थोड़ा छोटा बन जाता है, मेरा थोड़ा लंबा बन जाता है। अब देखिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑब्जॉर्ब बाय CuEn3+3 इज लोअर देन दैट ऑफ CuF6+3, राइट। -3 है। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि कहा जा रहा है कि हमारे पास दो कंपाउंड है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम हैंग भी हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। CuEn3+3 है, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड है CuF6 3- है, क्लियर है। अच्छा, तो अब देखो ये कहा जा रहा है कि जो वेवलेंथ की जो लाइट ऑब्जॉर्ब हो रही है वो CuEn3 की जो है वो लोअर है एज कम्पेयर टू दिस। मतलब यहाँ पे जो लेमडा आ रही है ना वो क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, ठीक। तो देखो बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताई थी कि जो CFSC होती है या फिर जो डेल्टा की जो वैल्यू होती है, जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों का यहाँ पे सेम है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हमें क्या देखना है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ देखना है, ठीक है। लिगेंड की आपकी स्ट्रेंथ देखनी है। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, ईएन की ज्यादा है ना, कि एफ की ज्यादा होगी। तो आप सबको पता है ना कि ईएन की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, आपकी ज्यादा रही होगी। तो जब ईएन की ज्यादा रही होगी तो जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो ईएन के लिए ज्यादा आ रही होगी ना। बात समझ में आई? तो डेल्टा डेल्टा का वैल्यू ज्यादा होने का क्या मतलब है, डेल्टा मतलब क्या होता है, एनर्जी तो है एक टाइप का वो। और जब एनर्जी आपकी ज्यादा हो गई यहाँ पे तो आपकी वेवलेंथ आपकी क्या रही होगी, कम रही होगी वहां पे। बात समझ में आई? तो ये जाहिर सी बात है ना, इस यहाँ पे आपका क्या है, जब लिगेंड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहा होगा तो इसका एनर्जी ज्यादा रहा होगा ईएन के केस में, और एनर्जी आपका ज्यादा रहा होगा तो वेवलेंथ आपका कम रहा होगा। तो बिल्कुल ये तो बात सही है ना। तो हमें तो इनकरेक्ट पहचानना था, इसी वजह से ये वाला आपका हमने टिक नहीं किया है, क्लियर है। उसके बाद ऑप्शन डी देखिए आप, इफ डेल्टा नॉट फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CO+3 इज 18,000 per centimeter. If delta T for this tetrahedral complex with the same ligand will be 16,000 per centimeter. निकाल के देखना पड़ेगा कि ये सही है कि गलत है। चलिए निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा। देखिए कोबाल्ट +3 का कम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे जो डेल्टा ओ की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो 18,000 पर सेंटीमीटर है, राइट। अब ये कहा जा रहा है कि कोबाल्ट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ कोबाल्ट +3 की ही बात हो रही है, ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है और एक टेट्राहेड्रल की बात हो रही है। कोबाल्ट +3 में ही है और कहा जा रहा है कि जो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी वो आपकी 16,000 के आसपास आएगी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी अगर आपको याद हो तो, कि जो डेल्टा टी होता है ना वो 4/9 इंटू डेल्टा ओ के बराबर होता है। ये एक रिलेशनशिप होता है। ये कब आपको अप्लाई करना है, जब आपकी लिगेंड सेम हो। ध्यान रखिएगा, किसी में भी आप अप्लाई इसको मत करिएगा, लिगेंड जब सेम हो ना तभी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते ये फार्मूला, ठीक है। तो डेल्टा टी अगर हम निकालें यहाँ पे तो 4/9 इंटू, अगर ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू जो है कि अगर आपकी 18,000 है, ठीक है, तो रखो आप 18,000, इसको कैंसिल आउट करो, कितना आ गया आपका 9 to 18 और ये 2,000 हो गया। तो डेल्टा टी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 8,000 के आसपास आना चाहिए था। और ये कितना दे रखा है, 16,000 दे रखा है यहाँ पे। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। हमें तो रॉन्ग ही पहचानना था, इसीलिए ए और डी जो है आपका करेक्ट है। तो बड़ी बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, कंसेप्चुअल के हिसाब से, कंसेप्ट सीखने के हिसाब से। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC ऑफ COF3H2O थ्राइस, और यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि जो डेल्टा ओ है आपका वो आपका पेयरिंग एनर्जी से आपका क्या है, कम है। पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दे रखा है, क्लियर है ना, ठीक है। तो CFSC आपको निकालनी है तो निकाल सकते हैं ना।
अब यहाँ पे ये भी आपको नहीं सोचना है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा या फिर वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर ये कंडीशन आपको दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप खुद सोच के देखिए ये कंडीशन क्या रहा होगा। कंडीशन ये किस टाइप का है, ये हाई स्पिन का है ना ये। अगर डेल्टा वो कम है तो क्या मतलब है, आप समझिए, आप ये T2G है और ये EG है, राइट। तो अगर ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी कौन सी वैल्यू होती है, डेल्टा नॉट की, क्लियर है ना, ठीक है। तो जब ये वैल्यू जो है आपकी कम है, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी से, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके T2G से EG के अंदर जा सकते हैं ना आराम से। तो क्या बनाएगा उस केस में, हाई स्पिन। काफ़ी बार बताया जा चुका है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाई स्पिन बनाना है यहाँ पे। तो चलिए कंपाउंड लिखते हैं एक बारी, CuF3H2O थ्राइस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे, x -3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट जो है आपका वो क्या है, आर्गन 3D7 4s2 होता है। तो कोबाल्ट +3 के अंदर है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप निकाल सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकाल देना। सो इट विल बी आर्गन 3D6, राइट। अब 3D6 है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है एक वीक फील्ड लिगेंड रहा होगा, तभी ये वाली कंडीशन आपकी आ रही है, नहीं तो नहीं आती। तो आप ऐसे बना दो 1 2 3 4 5 6, राइट। मतलब आपको ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो आप ऐसे बनाओ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये T2G हो गया और ये EG हो गया, राइट। ऐसे बनाओ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो ये T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, EG के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो CFC निकाल दो ना यहाँ से, -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2, और यहाँ पे डेल्टा नॉट, और प्लस यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी आती है। लेकिन ध्यान रखिए आप, मैंने अभी आपको बताई थी, पिछले पार्ट में ही आपको बताया गया था कि जब भी हाई स्पिन होगा वहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कुछ नहीं होता है, जीरो होता है। बात समझ में आई, पेयरिंग एनर्जी वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, मीन पेयरिंग एनर्जी कुछ नहीं होता है वहाँ पे। तो इट विल बी -1.6 प्लस 1.2 इंटू डेल्टा नॉट, इट विल बी -0.4 इंटू डेल्टा नॉट, राइट। तो बस आप इसको देख लो कौन से ऑप्शन के अंदर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। तो बेहद आसान क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कहाँ गया, 92, यस दिस इज 92। चलिए पढ़ते हैं। द वैल्यू, जस्ट अ सेकंड, द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर अ हाई स्पिन D6 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। D6 केस है हमारे पास, ठीक है। आपको क्या करना है कि हाई स्पिन लेना है, इसका हाई स्पिन लेना है, और हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल के लिए भी आपको निकालना है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए भी, और किसके लिए निकालना है, टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए भी निकालना है। क्या निकालना है आपको, तो आपको CFSC कैलकुलेट करना है। तो ठीक है ना, पहले हम CFSC निकाल लेते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है, CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो अगर मैं बात करूँ ऑक्टाहेड्रल D6 के केस की, तो देखो D6 में कैसे होगा आपका, ये T2G है और ये क्या है, EG है आपका। तो 1 2 3 4 5 6 यही होगा आपका, अगर ये हाई स्पिन है तो। बात समझ में आ रही है। तो ये T2G हो गया और ये आपका क्या हो गया, EG हो गया, राइट। तो T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है, और EG के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। तो CFSC आपकी कितनी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 इंटू डेल्टा नॉट। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कुछ नहीं होता है हाई स्पिन में, पहले ही आपको बता दिया गया है, ठीक है। सो इट विल बी -1.6 प्लस 1.2, ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन आ गया। सो इट विल बी -0.4 डेल्टा नॉट, राइट। तो पहले ही ऑप्शन के अंदर जो है आप दो देख सकते हो, ये दो लोग कट गए हैं, ये तो नहीं हो सकता। बात समझ में आई। यहाँ पे -0.40 -0.40, ठीक है, अभी ये जीवित है, ठीक है। और भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। अब टेट्राहेड्रल के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल का बचा हुआ है। तो यहाँ पे CFSC फॉर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है, ठीक है। आपकी जो ई वाली होती है ऑर्बिट वो नीचे होती है, और
टी वाली जो होती है आपकी ऊपर होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जी नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। जी जो होता है यहाँ पे, जी इज स्टैंड फॉर जीरेड, राइट। जीरेड वो चीज़ है जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी एग्जिस्ट करती है, सीओएस जहाँ पे होता है, ठीक है। जीओसी के अंदर काफ़ी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है, ठीक है, ये भी हाई स्पिन है। तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, E3 और T3, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका आप निकाल लो, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये नीचे जो है ना, नीचे जो है इसका -0.6 होता है, -0.6 इंटू 3, क्लियर है। और प्लस 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, टी के 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 करिएगा आप। और यहाँ पे डेल्टा हुआ था ना, अब यहाँ पे डेल्टा टी आएगा, राइट। पेयरिंग एनर्जी की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे 0 आएगा वो तो। सो इट विल बी -1.8 प्लस 1.2, ये डेल्टा टी हो गया आपका। सो दिस विल बी हाउ मच, this will be -0.6 delta t, right? So answer is option number D, right? Option number D is a correct answer. Clear है? चलिए आगे चलते हैं। 93 हो गया, 93 नहीं हुआ है, राइट। चलिए 93 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, ओके। Consider that a D6 metal ion M+2 form complex with aqua ligand and spin-only magnetic moment of complex is 4.90 Bohr magnetron. The geometry and crystal field stabilization energy of the complex is, ठीक है। कहा यह गया है कि हमारे पास, आप कंसीडर करिए कि हमारे पास एक D6 कॉन्फ़िगरेशन का एक मेटल है हमारे पास, ठीक है, और वो ऑलरेडी M+2 फॉर्म के अंदर है। बात समझ में आ रही है? तो D6 के अंदर है और वो ये ऑलरेडी जो है किसके अंदर है, ये M+2 के फॉर्म में है। तो आप बता सकते हो ये कौन सा मेटल रहा होगा। ये मेटल जो है आयरन है आपका। कैसे मैंने बता दिया, इसके लिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी आर्गन 3d6 4s2, ठीक है। जैसे ही इसको +2 के अंदर आप लेके जाओगे ना ये, ठीक है, तो बाहर के तो 2 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे, क्या आ जाएगा आपका 3d6 आ जाएगा। ये समझ में आ रही है बात। जब ये 3d6 हो गया तो अब ये आपका क्या रहा होगा, आयरन ही रहा होगा। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है ना कि इसके साथ जो है ना एक्वा लिगेंड जुड़ा हुआ है, मतलब वाटर रहा होगा, ठीक है। इसके साथ आपको वाटर जोड़ना है। वाटर क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब अब ये जो कंपाउंड बन रहा है ना इसके अंदर, वो क्या है आपका, उसका जो स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपकी कितनी आ रही है, 4.90 वोर मैग्नेट्रॉन आ रही है, राइट। तो कहा जा रहा है कि जो ज्योमेट्री होगा और जो सीएफएससी होगा वो आप बताइए मुझे, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो अगर D6 की बात करें अगर हम, तो D6 पहले हम अरेंज करते हैं यहाँ पे। ये 3D हो गया, ये आपका 4s हो गया, ये आपका क्या है 4p हो गया। अब ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग आपकी पेयरिंग होगी, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल आपकी तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये आपकी आ गई है, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो ये क्या है, यहाँ पे देखो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसकी वजह से स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट फुलफिल हो गया आपकी 4.90। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि हमने जो मेटल लिया वो सही पकड़ा है हमने, आयरन ही होगा, ठीक है। अगर आपका ये नहीं आ रहा होगा, अगर आपने मान लीजिए कि कोई और सोचा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ हो सकता है कि आपका कुछ अलग आ जाए स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपको ये भी मैच करते चलना है कि ये मैच हो रहा है कि नहीं, नहीं तो आप फिर गलत ही ज्योमेट्री और सीएफएससी आप निकाल दोगे, क्लियर है। तो ओके, ये तो हो गया। तो हमें ज्योमेट्री निकालना है, तो ज्योमेट्री हम निकाल सकते हैं ना। ये पहले ही बोला गया है कि D6 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एक्वा लिगेंड है, ओके, स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट है, ज्योमेट्री एंड सीएफएससी, ठीक है। ज्योमेट्री एंड सीएफएससी की बात करी गई है, ठीक है। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे जब भी लिगेंड अब जोड़ने की बात आ रही है तो अब ये बाहर वाला ऑर्बिटल ही यूज करेगा, बात समझ में आई। तो बाहर वाला ऑर्बिटल जब ये यूज करेगा तो थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे कि ये या तो sp3 बना सकता है और या तो ये sp3d2 भी तो बना सकता है ना ये। अब हमें तो ये मालूम नहीं चल पा रहा है ना कि लिगेंड 6 हैं या फिर 4 लिगेंड है, राइट।
तो ये दोनों पॉसिबिलिटी अभी हम होल्ड पे रखते हैं, और होल्ड पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम CFSE से मालूम करेंगे। ठीक है, CFSE पहले हम मैच करवाएंगे और CFSE जो है हम पता लगा लेंगे। तो देखिए, अगर हम CFSE की बात करें तो CFSE पहले ना मैं ऑक्टाहेड्रल की मान के चलता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की CFSE यहाँ पे कंसीडर करूँ तो कैसे मैं निकालूंगा, 0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो 2 हो गया आपका यहाँ पे डेल्टा नॉट। और ये चूंकि हाई स्पिन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मीन पेयरिंग एनर्जी आपकी 0 आ गई। सो इट विल बी 1.6 प्लस 1.2 इंटू डेल्टा नॉट, सो दिस विल बी माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, राइट। ये आपकी एक कंडीशन आ रही है। अब ये वाली CFSE बताओ कहीं दिख रही है क्या, ये वाली CFSE जो है आपको कहीं पे, ये वाली CFSE आपको दिख रही है, नहीं दिख रही ना ये वाली CFSE। तो हम यहाँ पे इन्फ्रेंस ये निकाल सकते हैं ना कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ये हो ही नहीं पा रहा है ना, बात समझ में आई, तो ये आप नहीं निकाल पाओगे, क्लियर है। तो ये हमने ऑक्टा के लिए कंसिडर किया था। ठीक है, तो ये तो फेल हो गया। ठीक है, ये तो नहीं हो पाएगा एजम्पशन। अच्छा, अब CFSE अब हम निकाल सकते हैं किसके लिए, टेट्रा के लिए। एक बार निकाल के देखते हैं। तो टेट्रा के लिए क्या होगा कि उल्टा हो जाएगा। उल्टे में क्या होता है, उल्टा थोड़ा समझिएगा। अगर आप यहाँ पे फिलिंग करोगे तो फिलिंग तो वही तरीके से होगा हाई स्पिन के अंदर, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, ये ई हो गया, ये आपका टी हो गया। तो ई के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, टी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। तो E3 T3 का भी हमने ऊपर निकाला था, फिर से मैं आपको निकाल देता हूँ डायरेक्ट। तो 0.6 इंटू 3 प्लस 0.4 इंटू 3 इंटू डेल्टा टी, राइट। So it will be 0.8 plus 1.2, so it will be minus 0.6 डेल्टा टी, क्लियर है। अब क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है, तो यस दिख तो रहा है, ऐसा ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिख तो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट। ओके, अब थोड़ा सा समझना यहाँ पे और आपको पड़ेगा कि यहाँ पे एक पेयरिंग एनर्जी भी आपको दे रखी है। तो क्या पेयरिंग एनर्जी आएगी, सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी पॉसिबल है पेयरिंग एनर्जी पॉसिबल। अच्छा, अब मैंने 1.6 का, सॉरी फॉर दिस, 1.6 नहीं है ना ये, देखिए आंसर यहीं पे आ गया है -0.6 आ रहा है ना, तो -0.6 तो यहीं पे आ गया फिर। तो ऑप्शन जो है आपका डी वाला करेक्ट है यहाँ पे, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी नहीं ना आएगा, ये तो हाई स्पिन ऑलरेडी पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कुछ नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आप देखिए। ठीक है, 94 आप देखिए आप, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O6+3 शो अ सिंगल ब्रॉड पिक विथ अ मैक्सिमम एट 20,300 per centimeter. Okay, the crystal field stabilization energy of the complex ion in kilojoule per mole is okay. देखो एक हमारे पास कंपाउंड है, कंपाउंड आपको दे रखा है TiH2O6+3 कंपाउंड है आपका, और यहाँ पे आपको डेल्टा ओ की वैल्यू दे रखी है। ये जो है ना, ये डेल्टा ओ की वैल्यू आपको दे रखी है 20,300 पर सेंटीमीटर, जो है ये आपकी डेल्टा ओ की वैल्यू है, राइट। तो आपको ये बताना है ना कि CFSE क्या आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे CFSE कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, मतलब उल्टा चीज कैलकुलेट करवाना चाह रहा है आपसे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब देखिए आप, सबसे पहले आप कंपाउंड आप लिखिए। सो दिस इज TiH2O6+3। तो टाइटेनियम जो है यहाँ पे +3 के अंदर है, राइट। तो टाइटेनियम की अगर मैं बात करूँ तो स्कैंडियम टाइटेनियम, दिस इज आर्गन 3D2 4s2। अगर ये +3 के अंदर है ये टाइटेनियम, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब, तो दिस इज 3D1, राइट। अगर ये 3D1 रहा होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे रही होगी, कुछ ऐसे रही होगी ना। देखो ये एक ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, कैसे मैंने बता दिया, अरे यहाँ पे देखो ना 6 है ये, ठीक है, ऑक्टाइडल हो गया। तो ये T2G और EG में स्प्लिट आउट हो रहा होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो एक ही है, राइट। बात समझ में आई, ठीक है। तो
अब यहाँ पे जो CFSC आएगी वो आप CFSC का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो? CFSC इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, -0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या होता है 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे डेल्टा नॉट होता है। और यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं आपका लो स्पिन होता है तो वहाँ पे पेयरिंग और पेयरिंग एनर्जी वगैरह आता है, राइट। ठीक है, तो पेयरिंग एनर्जी की तो खैर कोई बात ही नहीं अभी यहाँ पे। सो दिस इज -0.4 इंटू T2 के इलेक्ट्रॉन कितने, 1 ही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और अगर आप EG की बात करो तो EG तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे, तो ये तो 0 हो जाएगा अपने आप, और ये डेल्टा हो गया, राइट। तो इससे हमें कैलकुलेट कर लेंगे, जस्ट अ सेकेंड, अभी आ जाएगा आंसर आपका। सो दिस इज CFSC, राइट। ओके, तो CFSC इज इक्वल टू क्या रहा है आपका, -0.4 डेल्टा नॉट, राइट। ऊपर अभी अभी हमने डेल्टा नॉट की वैल्यू भी तो दे रखी है ना ऑलरेडी, 20,300 के आसपास, तो वो भी आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए आप यहाँ पे रखिए आप। तो CFSC आपकी कितनी आ गई यहाँ पे, -0.4 इंटू 20,300। ये ध्यान रखिए पर सेंटीमीटर भी जो है एक टाइप की एनर्जी का ही यूनिट है। समझ में आ रही है बात? और अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो E इक्वल टू क्या होता है, hc/λ, राइट। देखो, और यहाँ पे अगर मैं hc को ऐसे रखूँ और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, राइट। अब देखना जरा, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेव नंबर। अब ये h और c तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, पता ही आप सबको। तो ये जो E है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना वेव नंबर के। इस वजह से जो ये वाली चीज़ है किस में होती है, पर सेंटीमीटर में ही होती है। तो इस वजह से एनर्जी को जो है आप किस में एक्सप्लेन कर सकते हो, पर सेंटीमीटर में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब समस्या वाली बात ये है ना कि यहाँ पे बहुत लोगों को कन्वर्जन करना नहीं आता है, तो यहाँ पे मैं आपको कन्वर्जन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक है, अब देखो ये अगर आप CFSC यहाँ से निकालोगे तो आपको पर सेंटीमीटर में आएगा, क्लियर है। तो अब आप इसको डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो। डायरेक्ट चेंज करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ये आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा माइनस की वैल्यू को आप हटा दो, माइनस जो केवल इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी जो है आपकी किस टाइप की है, मतलब रिलीजिंग एनर्जी है। CFSC इज ऑलवेज अ रिलीजिंग एनर्जी, राइट। सो दिस इज 0.4 इंटू 20 इंटू 300 इंटू, देखो पर सेंटीमीटर को आप हटाओगे ना, ठीक है, तो ये 83.7 के करीब आता है। मैं डायरेक्ट आपको किलो जूल पर मोल में भी चेंज करके बता रहा हूँ, तो ये आप याद रखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है, किसी और क्लास में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये कहाँ से आया। ठीक है, काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, तो ये करीब करीब 97 किलो जूल पर मोल के अराउंड आएगा। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अगर आपको ये वाली चीज़ अगर आपको नहीं आ रही होगी तो मैं आपको दूसरे वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है ना। वैसे आप ये याद कर लोगे तो आपके लिए सही रहेगा। क्लियर है कि कैसे पर सेंटीमीटर से जो है आप किलो जूल पर मोल में आप जाओगे। क्लियर है डायरेक्ट। तो आंसर विल बी 97, तो करेक्ट आंसर विल बी 97। चलिए और चलते हैं, कुछ और आगे चलते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, 94 95, राइट। ओके, चलिए 95 आप देखिए, द d electron configuration of RuEN3Cl2 and FeH2O6 Cl2 रिस्पेक्टिवली आर। ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं दो ठे, ठीक है। यहाँ पे आपको डी इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन लिखनी है, तो बड़ी आसान सी बात है। यहाँ पे देखो कंपाउंड है RuEN3, EN3 इज व्हाट, इथिलीन डाइअमाइन, ठीक है। और एक कंपाउंड है आपके पास FeH2O6 Cl2। अब ये थोड़ा सा आपको याद हो कि ये वाला आपको चीज़ याद है, ये वाला ग्रुप आपको याद आ रहा है, फेरस, मतलब ये 3D के अंदर होता था, ये 4D के अंदर हो रही है 5D के अंदर, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर मैं बात करूँ आयरन की, तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाता हूँ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी, यहाँ पे क्या आ रहा होगा जी, यहाँ पे प्लस का 2 आ रहा होगा ना, तो यस, तो x प्लस 6 इंटू 0 इक्वल टू प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू प्लस के 2 में है ये यहाँ पे आयरन। इन द सेम में आप यहाँ पे भी निकालोगे तो जो आपकी आर यू है वो भी किस में है,
+2 में, ये ध्यान रखिए आप। क्लियर है? अब En क्या है आपका, En इज अ न्यूट्रल लिगेंड ना, ठीक है। तो जो चार्ज आ रहा होगा इसी की वजह से आ रहा होगा, ठीक है। अगर इस पे माइनस का 2 चार्ज है, इस पे प्लस का 2 चार्ज रहा होगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए वो इसकी भी लगभग होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताई थी थर्ड या फोर्थ क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो 3D है और वो जो 4D है, इनमें जो स्प्लिटिंग पावर होता है, तो स्प्लिटिंग पावर जो है 4D की अधिक हो जाए, और 4D से अधिक जो है आपकी 5D की होती है, राइट। CFAC जो है आपकी अधिक होती है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि आप 4D से 5D जाओगे ना, तो यहाँ पे ना लो स्पिन कम्प्लेक्स फॉर्म होने लगता है। क्यों लो स्पिन बनने लगता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगती है। अभी स्प्लिटिंग हाई होने लगेगी तो फिर क्या होगी, आपकी हाई स्पिन थोड़ी बनेगी, आपकी लो स्पिन बनेगी, ठीक है। तो अब जो RU का जो केस है ना, यहाँ पे लो स्पिन बनता है, ठीक है। तो देखो Fe की अगर मैं बात करूँ तो Fe की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सो दिस इज आर्गन 3D6 4s2 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी D6 हो गई। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे तो आपका फर्क पड़ेगा लिगेंड पे, कि लिगेंड आपका क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे तो पेयरिंग वेयरिंग वैसे भी नहीं होनी है आपकी, तो आप ऐसे करवा देना। मैं आपको T2G के टर्म में ही बना के दिखाता हूँ, बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा मैं ऐसे बना रहा हूँ तो। जस्ट अ सेकेंड, ये T2G हो गया और ये आपका EG हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन आएगी वो आपकी क्या आएगी, T2G 4 और EG 2 आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो इसकी जो आपकी आएगी कन्फिग्रेशन, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या आएगी, 4D6 आएगी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो ये गैप है ना, ये ज़्यादा रहा होगा एज कम्पेयर टू दिस गैप, ठीक है। अब ये गैप ज़्यादा होने के कारण जो है यहाँ पे जो पेयरिंग होगा ना वो नीचे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है, वैसे ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड दे रखा है आपको, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर H2O भी होता ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे वाटर का भी केस रहा होता ना, तो फिर भी जो है ना वो आपका क्या रहता, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करता है, क्योंकि वो इफेक्ट जो आ रहा है वो आपका 4D 5D की वजह से इफेक्ट आ रहा है। स्प्लिटिंग जो है 4D और 5D की वजह से स्प्लिटिंग हाई हो रही है, न कि लिगेंड की वजह से हो रही है। तो ये आपका केस हो गया, ठीक है। यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। अब पेयरिंग हो जाएगा तो ये T2G था आपका और ये क्या था आपका, EG था। अब ये T2G है अगर आपका, तो T2G का कन्फिग्रेशन क्या आएगा, T2G6 और EG0। तो बस ये वाला आपको ऑप्शन जो है मैच कर लेना है कहाँ पे। तो आइए देखते हैं, ये T2G6 EG0, ठीक है। T2G6 EG0 ये तो सही नहीं है ना, EG2 चाहिए आपको। T2G6 EG0 और T2G4 EG2, राइट। यस, तो दिस इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है ना चीजें। Theory that can completely or properly explain the nature of bonding in NiCO4 is okay। तो जो ये टेट्रा कार्बोनिल निकल आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है आपको सबको पता है कि ये क्या है, एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था। तो जब ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड है ना, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो फिर ये अच्छे से एक्सप्लेन किससे हम कर सकते हैं, एमओटी से अच्छे से इसको बता सकते हैं ना फिर। तो करेक्ट आंसर जो हो इसका, वो आपका क्या हो जाएगा, एमओटी हो जाएगा। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरीज जो है आप इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। देखो ऐसा नहीं है कि आप वर्नर की थ्योरी या फिर CFT लगा कर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि कंप्लीटली या फिर प्रॉपरली कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो कंप्लीटली और बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो एमओटी से ही, ठीक है, क्योंकि ये एक टेट्राहेड्रल का। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 97 पढ़िए। द मेटल्स d ऑर्बिटल्स दैट आर डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड इन K3COCN6 आर ओके। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मेटल के कौन से d ऑर्बिटल हैं जहाँ पे लिगेंड जो है आपके डायरेक्टली फेस करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बस घुमा के पूछा गया, क्वेश्चन आसान है। चलिए देखिए, कंपाउंड जो है आपका वो क्या है, K3COCN6 है, ठीक है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3K प्लस, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 माइनस
तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, +3 आ जाएगा कोबाल्ट की। तो कोबाल्ट की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ सकती है, 3d7 4s2। अगर ये +3 के अंदर जाएगा सो इट विल बी 3d6, राइट। और साइनाइड जो है चूंकि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट, समझ में आ रही है बात। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये T2G हो गया, ये Eg हो गया आपका। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग जो है आपकी कहाँ हो जाएगी, नीचे ही हो जाएगी ना ये। अगर ये डेल्टा O की वैल्यू क्या है, काफ़ी ज़्यादा होती है, तो पेयरिंग आराम से नीचे हो जाती है ना, लो स्पिन बन जाता है, राइट। अच्छा, तो ये पूछा जा रहा है कि लिगेंड कहाँ पे अप्रोच करेंगे, तो लिगेंड तो यहीं पे आएंगे ना, Eg से ही अप्रोच करेंगे, Eg से ही अप्रोच करेंगे ना। Eg का क्या मतलब है, Eg के अंदर अगर मैं बात करूँ आपसे तो dx² होता है एक, और आपका क्या होता है dz² होता है, ठीक है। तो जो आपके लिगेंड आएंगे वो इसी में तो अप्रोच करेंगे, तभी तो इनकी एनर्जी हाई हो रखी है और इनकी एनर्जी क्या हो रखी है, कम हो रखी है। बात समझ में आ रही है। जो आप CFT पढ़ते हो कि Eg आपका ऊपर है, T2G आपका नीचे, वो क्यों है, Eg आपकी ऊपर इसलिए होती है क्योंकि जो अप्रोचिंग होती है लिगेंड की वो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो है आपकी Eg से आपकी अप्रोचिंग हो रही होती है। तो जब Eg से अप्रोचिंग हो रही होती है तो dx² - y² और dz² जो ऑर्बिटल है आपकी, उनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, और आपकी T2G की घट जाती है। इस वजह से वो ऊपर और नीचे आपकी जो है डिवाइड हो जाती है। समझ में आ रही है बात। तो ये वाला पूरा कंसेप्ट रहा होता है। तो जो डायरेक्ट फेसिंग जो आपका लिगेंड होगा वो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, कौन कौन सा ऑर्बिटल में, dx² - y² और dz²। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ये किसमें है, बी में है, राइट। क्लियर है ना, बी वाला है ना आंसर, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 98 पढ़ते हैं। द कम्प्लेक्स डेट हैज हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज। आपसे यहाँ पे हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पूछी गई है। तो आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है कि जो CFSE आपकी होती है वो कहाँ कहाँ पे डिपेंड करती है। तो जो CFSE होगी आपकी वो डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी लिगेंड स्ट्रेंथ की। क्लियर है। और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, आप पिछले पार्ट में आप देख लेना, ठीक है, जिन लोगों ने देखा होगा उनको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे निकालता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है वो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग से ज़्यादा होती है, और ये तब की बात है जब यहाँ पे लिगेंड जो है आपके वो सेम रहे होंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों है कि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कम क्यों है। अब देखिए जो टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है वहाँ पे जो लिगेंड अप्रोच करते हैं ना वो इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच कर रहे होते हैं, ठीक है। और आप एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो 4 लिगेंड की वजह से वहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही होती है। बट ऑक्टाहेड्रल की अगर आप बात करो तो वहाँ पे 6 लिगेंड आ रहे होते हैं, राइट। तो कहाँ 4 लिगेंड और कहाँ 6 लिगेंड, राइट। और 6 लिगेंड भी क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोचिंग होती है लिगेंड की, ठीक है ना, डायरेक्ट अप्रोचिंग होती है, डायरेक्ट अप्रोचिंग ऑफ लिगेंड। तो ये पूरा CFSE का पूरा पार्ट है, ठीक है, मतलब CFT थ्योरी का, ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो आपने पढ़ी है उसका पूरा पोर्शन है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा आप मुझे बताना, मैं उसकी एक वीडियो अलग से बना दूंगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे चलते हैं पहले। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ CuNH3 5 Cl, दिस इज Cl2। तो Cl2 है ना ये, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको हटा देता हूँ ना, ठीक है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, चार्ज प्लस का 2 आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये -2 प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रही होगी, x -1 इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू प्लस का 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी कोबाल्ट है वो किस में है, +3 में है, ठीक है ना, ये +3 में है यहाँ पे कोबाल्ट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अगर देखूँ यहाँ पे तो आप देखो ये न्यूट्रल, राइट, और ये -3 जनरेट करोगे, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में है, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर कोबाल्ट की अगर मैं चर्चा करूँ थोड़ी सी, तो आप देखो ये जो K3 है यहाँ पे -3 जनरेट कर रहा होगा, तो x -6 इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3 आ रहा होगा ना यहाँ पे भी, ठीक है।
क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है ना ये चीज़? अब तक तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, यहाँ पे भी प्लस का 3 आ गया। क्लियर है, प्लस का 3 आ गया यहाँ पे भी। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही होगी, तो यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो। कैसे आ जाएगा, COCl4 माइनस का 2 चार्ज यहाँ पे है, तो x माइनस 4 इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू प्लस का 2 है, राइट। तो ये प्लस के 2 में है, ठीक है ना, प्लस के 2 में है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका होता है सबसे पहले उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद से ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं बारी बारी से करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बारी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये +2 के अंदर पहले ही काट दो इसको। ठीक है, अच्छा अब ये तीनों लोग बच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो +3 तो सब में ये कॉमन हो रहा है ये चीज़, है ना। तो अब लिगेंड की जो है आप स्ट्रेंथ यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं लिगेंड की स्ट्रेंथ यहाँ पे चेक करता हूँ। तो अगर आप लिगेंड की स्ट्रेंथ अगर आप देखो ना, तो सबसे ज़्यादा जो लिगेंड की स्ट्रेंथ है अगर आप देख पा रहे हो, तो साइनाइड की ज़्यादा होती है लिगेंड की स्ट्रेंथ। तो ज़्यादा स्प्लिटिंग कहाँ पे हो रही होगी, साइनाइड में हो रही होगी, है ना। कम्प्लेक्स जो सी आपका कम्प्लेक्स जो आपका दिख रहा है उसमें हो रही होगी। क्लियर है ना। अब इतना तो आपको मालूम हो ही गया होगा ना अब तक इतने सारे क्वेश्चन में कि साइनाइड की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा रही होगी। उसके बाद आपकी अमोनिया की रही होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी किसकी रही होगी, वाटर की रही होगी। उसके बाद सबसे लास्ट में आपकी Cl की रही होगी। क्लियर है, तो ये आपकी लिगेंड स्ट्रेंथ है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है आपसे, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFC ऑफ दिस एंड दिस कंपाउंड रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कंपाउंड जो है आपके पास क्या है, FeH2O6Cl2। तो आपको CFC नॉर्मल निकालना है। ठीक है, अब इसका आप क्या निकाल दो, आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालो। तो x + 6 × 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा ना ये। क्लियर है, तो जो यहाँ पे आयरन है वो +2 में है। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ। अब ये किस में आ जाएगा, 3d6 के अंदर आ जाएगा। क्लियर है, अच्छा 3d6 के अंदर आ जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे 3d6 के साथ साथ यहाँ पे जो आपका लिगेंड लगा हुआ है वो वाटर है। तो वाटर जो है आपका ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, राइट। तो क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग हो सकता है, पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे आप नॉर्मल तरीके से आप जो है यहाँ पे फिल करना 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये D6 का केस हो गया। ठीक है, 3d6 केस। क्लियर है, अच्छा तो यहाँ पे पहले हम CFC निकाल लेते हैं ना यहाँ पे। तो CFC अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2। ठीक है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप सबको पता होगा, मैंने काफ़ी बार ये बताया हुआ है। तो 1.6 हो गया, ये 1.2 हो गया, और दिस इज डेल्टा नॉट, सो दिस इज -0.4 डेल्टा नॉट, राइट। अच्छा, तो हम पहले मैच करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, -0.4 डेल्टा नॉट आना चाहिए आपका। तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, कट कर सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है अभी, राइट। तो इसका ये मतलब है हमें दूसरा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बी वाला भी। अच्छा, अगेन द कंपाउंड इज K2NiCl4, राइट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2K+। ठीक है, तब ये तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया होगा, है ना, निकालना। काफ़ी प्रैक्टिस हो गई आपकी। ठीक है, अब ये x -4 इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2 हो गया। ठीक है, मैं काफ़ी जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आ रही हैं लगभग। ठीक है ना, और जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। ठीक है, निकिल की अगर मैं बात करूँ तो निकिल का जो होता है वो आपका 3d8 4s2 होता है, राइट। अगर +2 की चर्चा करूँ मैं यहाँ पे, तो दिस इज 3d8 सिस्टम, राइट। अब अगर आप देखो ना तो ये क्लोराइड भी क्या है आपका, अगेन आपका क्या है, ये क्लोराइड वो आपका क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब ये जो कंपाउंड है ना, ये किस टाइप का कंपाउंड है, ये एक टेट्राहेड्रल टाइप का कंपाउंड है। टेट्राहेड्रल हो सकता है ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये टेट्राहेड्रल मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप निकालना, क्योंकि जो Cl है वो एक क्या है आपका, एक वीक लिगेंड है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहाँ पे, तो 4 से रिलेटेड आपका क्या आ सकता है, या तो टेट्राहेड्रल आएगा या तो आपका स्क्वायर प्लेनर आएगा।
अब स्क्वायर प्लेनर तभी पॉसिबल हो सकता है आपका जब आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है नहीं, आप निकाल के भी देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ें ये हैं कि आप इसको जो है ऑक्टाहेड्रल के जैसे जो है आप फिल मत कर लेना, ठीक है ना, बस यही ध्यान देना है। तो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल नीचे और 3 ऑर्बिटल ऊपर होता है यहाँ पे, इसको ई बोलते हैं, इसको टी बोलते हैं, क्लियर है ना। 8 आपको फिल करना है, चलिए फिल करिए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अगर मैं यहाँ पे CFSE की बात करूँ, ठीक है, तो ये आपका -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 4, यहाँ पे डेल्टा टी आ जाएगा, क्लियर है ना। और ये आपका हो जाएगा -2.4 ना, यस, -2.4 प्लस 1.6 इंटू डेल्टा टी, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज -0.8 ना, -0.8 डेल्टा टी, राइट। ओके, तो ऑप्शन जो है आप मैच कर लेना, ठीक है, कौन सा होना चाहिए। तो यस, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, राइट, ऑप्शन बी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 100 पढ़ते हैं। द कम्प्लेक्स आयन दैट विल लॉस इट्स CFSE अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ इट्स मेटल टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 आपको कंपाउंड दे रखे हैं यहाँ पे, सारे ही +2 के अंदर है, ठीक है, देख सकते हो आप। ये बोला जा रहा है कि अगर इनका ऑक्सीडेशन हो, मतलब ये +2 से अगर ये +3 की ओर जाए, ठीक है, तो कहाँ पे CFSE का लॉस होगा। क्वेश्चन केवल यही है, कहाँ पे CFSE आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो निकाल लेते हैं ना बारी बारी करके। जरूरी चीज़ ये है कि ये जो फेन एंथ्रोलिन जो ये आपका लिगेंड दे रखा है, ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, बताया हुआ था पिछली क्लास में, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से जो है करके यहाँ पे निकाल लेते हैं सबकी। तो पहले में देखा जाए तो ये कोबाल्ट है, राइट। तो कोबाल्ट की अगर हम चर्चा करें तो कोबाल्ट इज 3d7, राइट, 3d7 4s2। तो +2 में अगर हम जाए तो दिस इज 3d7 ना, राइट। और अगर मैं +3 की बात करूँ यहाँ पे तो दिस इज 3d6। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे तो हर टाइम पेयरिंग होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पेयरिंग में पेयरिंग हमें करा के ही लिखना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्लियर है। फटाक से CFSE यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो CFSE विल बी -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू डेल्टा नॉट। सो दिस विल बी -2.4 प्लस 0.6, so this will be -1.2 डेल्टा नॉट, -1.8 डेल्टा नॉट, राइट। और ये हो जाएगा आपका -2.4 डेल्टा नॉट। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो इंक्रीज हो रही है ना, दिस इज -1.8 डेल्टा नॉट एंड दिस इज -2.4 डेल्टा नॉट, तो ये तो इंक्रीज हो रही है, तो ये तो नहीं हो पाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। वैसे ही जो है हम सबको चेक करेंगे, ठीक है, बारी बारी से। तो निकिल का केस हम यहाँ पे एक बार देखते हैं, ठीक है। सो निकिल की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो दिस इज 3d8 4s2, +2 के अंदर निकिल जो है किस में रहा होगा, D8 सिस्टम में, और +3 के अंदर D7 में। एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे, और पेयरिंग की कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा पेयरिंग कराओ, बिकॉज दिस इज एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ऐसे करना है आपको, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं CFSE अगर मैं यहाँ पे निकालूं, ठीक है, सो दिस इज -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 2, राइट, ओके। सो दिस इज हाउ मच, -2.4 प्लस यहाँ पे डेल्टा नॉट है, आप लगा लेना, ठीक है ना, एंड दिस इज 1.2, दिस इज डेल्टा नॉट, राइट। सो दिस इज -1.2 डेल्टा नॉट ना, राइट, क्लियर है, -1.2 डेल्टा नॉट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस कंपाउंड की बात करूँ, इस वाले कंपाउंड की, तो इसमें कितना आ जाएगा, -0.4 इंटू 6 और प्लस 0.6, राइट, इंटू डेल्टा नॉट। सो दिस इज -2.4 प्लस 0.6 इंटू डेल्टा नॉट, सो दिस इज -1.8 ना, इंटू डेल्टा नॉट। तो देख रहे हो ये CFSE यहाँ पे क्या हो रही है, ये तो इंक्रीज हो रही है ना ये, तो फिर ये भी ऑप्शन होगा, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो अब ये जिंक का चेक करना है और ये आयरन का चेक करना है,
ठीक है, तो देख लेते हैं एक बारी। जिंक और आयरन का चेक करना हमें। चलिए, तो हम लोग जिंक का चेक करते हैं सबसे पहले। अगर मैं जिंक की बात करूँ यहाँ पे, तो जिंक इज 3d10 4s2, राइट। +2 में अगर मैं जाऊँ तो दिस इज 3d10 ना, +2 की बात है। और अगर मैं +3 में जाऊँ तो एक और इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं 3d9, राइट। सो यहाँ पे तो कुछ भी निकालो, CFSE क्या आएगी, 0 ही आएगी। यहाँ पे क्या आएगी, CFSE 0 आएगी ना। ये ऐसे करके निकाल लेना, 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 4 इंटू डेल्टा नॉट, सो दिस इज 0 ना, राइट। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी आओ, कुछ तो आएगा ही आएगा, है ना, ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता आपका। मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3, दिस इज डेल्टा नॉट, so this is -2.4 plus 1.8, this is delta naught, so this is how much, -0.6 into delta naught। तो कुछ तो है यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे तो कुछ तो है, इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ऑप्शन डी ही अब एक बच रहा है आपका, वही होगा, ठीक है। ये अभी मैं आपको वो भी निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, आयरन का भी। तो आयरन का भी आप देख ही लीजिए यहाँ पे। तो आयरन विल बी 3d6 4s2 ना। अगर मैं +2 की चर्चा करूँ, सो दिस इज 3d6। अगर मैं +3 की यहाँ पे चर्चा करूँ, सो दिस इज 3d5। तो अगेन यहाँ पे हम वैसे ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। सो दिस इज all will be paired, right, so CFSE will be -2.4 डेल्टा नॉट, ठीक है ना। आपको समझ में आ रही है ना, -0.4 इंटू 6 करना है यहाँ पे तो कुछ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 2 2 4 1 5 ऐसे करके निकाले ना, -0.4 इंटू 5, और ये तो आपका 0 आएगा ना ये, ठीक है ना, क्लियर है। सो दिस विल बी -2.0 एंड दिस इज डेल्टा नॉट। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, देखो ये -2.4 है और ये क्या हुआ, -2.0 है, तो ये डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज ही तो पूछा गया था, ठीक है। सो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है।